सीएम सैनी ने हरियाणा की विधानसभा का निर्माण पर की बात, कहा ये एक गंभीर विषय। भाजपा के कोर ग्रुप की हुई बैठक, सीएम सैनी के साथ कई नेता रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे करनाल, पिराई सत्र की शुरुआत। कुरुक्षेत्र पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा डीएससी समाज का विरोध करती है कांग्रेस। और मल्लिकार्जुन खड़गे के डरोगे तो मरोगे नारे पर विज का पलटवार, कहा आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक करते खबरों का, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने के डरोगे तो मरोगे वाले बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा मरने की बात क्यों सोचते हैं, आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव पर मौलाना साजिद नोमानी के बयान पर पलटवार किया। आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, जीने की बातें सोचनी चाहिए, और जो जीने की बात कही जा रही है वो इनकी समझ में नहीं आ रही कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सदियों से ये बात हमारी दादी माएँ बताती आई हैं, हमारे टीचर बताते आए हैं, हमारे प्रोफेसर बताते आए हैं कि इकट्ठे रहोगे तो ठीक रहोगे। और अब मोदी जी ने उसको बताया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो इनको नहीं समझ आ रही। ये लोगों को सकारात्मकता की ओर नहीं लेके जाना चाहते, ये लोगों को नेगेटिविटी की ओर लेके जाना चाहते हैं, मरने की बातें करते हैं। पंचकुला में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया, सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा की गई है। विधानसभा चुनाव में कहां पर कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है उस पर भी चर्चा की गई है। डबल इंजन की सरकार की नीतियों के कारण हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। आज कोर कमेटी के सदस्यों के साथ सदस्यता अभियान को लेकर बातचीत की गई। सभी को जिला स्तर पर टारगेट दिया गया है ताकि 50 लाख का टारगेट जल्द पूरा किया जा सके। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एनडीए सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार बन रही है, झारखंड में बन रही है। क्योंकि मैं जीरो ग्राउंड के ऊपर रहा हूं, लोगों का एक बड़ा जोश, जो उत्साह, आम पब्लिक क्योंकि मोदी जी की नीतियों से बड़ा प्रभावित है। और वहां पर जो 2.5 सालों के अंदर हमारी सरकार ने काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम है, उसकी चर्चा आम व्यक्ति कर रहा है। कि कांग्रेस तो खाली वहां पर इन्होंने नाम तो दे दिया उसका अपना महाविकास अघाड़ी, पर वो महाविनाश अघाड़ी है जी। ये कांग्रेस ने एक नाम दिया अपना महाविकास अघाड़ी। ये महाविकास अघाड़ी नहीं, ये महाविनाश अघाड़ी है। और इस प्रकार के लोग उसमें चिपटे हुए हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के सब एफआईआर दर्ज है, फिर कहाँ विकास की बात करेंगे। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पार्टी की वर्किंग को लेकर सभी से सुझाव लिए जाते हैं। बीजेपी के मेंबरशिप मुहिम को लेकर भी बातचीत की गई और नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे वह पूरे किए जा रहे हैं, वहां सभी वायदे एक एक करके पूरे किए जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में जीत के कारण कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और निश्चित रूप से झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनेगी। एक सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि हरियाणा को अलग से अपनी विधानसभा बनानी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है। आज जिस भवन में दोनों प्रदेशों की विधानसभाएं चलती हैं वो छोटी है, कम से कम हरियाणा की छोटी है। पंजाब की जो विधानसभा है उसमें तो पर्याप्त संख्या में बैठने की स्थिति आज भी है, क्योंकि ज्वाइंट पंजाब जब होता था तो उस समय सीटें
ज़्यादा होती थी, उसको ज्वाइंट पंजाब के लिए बनाया गया था। हरियाणा का जो विधानसभा भवन है वो पहले विधान परिषद के लिए होता था। विधान परिषद की संख्या बहुत कम होती थी, उसी में ही 90 सीटें लगा करके एक काम अभी चलाया जा रहा है। इससे आगे अगर विस्तार होता है डिलिमिटेशन के कारण से, तो हरियाणा विधानसभा नई बननी है। तो नई विधानसभा के लिए जमीन की आवश्यकता है और ये पहले से बातचीत करके ही इस विषय को मुंह को आगे बढ़ाया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस डीएससी समाज का विरोध करती है। विधानसभा में भी कांग्रेस ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डीएससी समाज का समर्थन किया। 24 नवंबर को जिद में डीएससी समाज का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें डीएससी वर्गीकरण लागू करने पर हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया जाएगा। आज भगवान वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र में डीएससी समाज की महत्वपूर्ण मीटिंग जो 24 तारीख को जींद के एकलव्य स्टेडियम सफीदो रोड पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिन्हें शोषित, वंचित, पीड़ित, लाचार, बेबस समाज को जो आरक्षण का लाभ देने का काम किया है, उसका हम कर्जा नहीं उतार सकते। उसके लिए हमने पूरे हरियाणा का सम्मान समारोह जींद में आयोजित करने का काम हमने देख रखी है और उसके लिए मैं लोगों को आज आह्वान करने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। और यहाँ पर पहुंचने पर जिस प्रकार का भव्य स्वागत महर्षि वाल्मीकि आश्रम कमेटी ने किया है, मैं उसका आभारी हूँ। करनाल में पिराई सत्र की शुरुआत हुई। मंत्री अरविंद शर्मा ने पिराई सत्र की शुरुआत करते हुए कहा कि शुभ मुहूर्त में सत्र की शुरुआत हुई है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि खुशी का माहौल है। करनाल के 232 गांव में किसानों के गन्ने की बिजाई और लगभग 2250 किसानों को इस बिजाई के हिस्से लिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी पानीपत में आने वाले हैं और कार्यक्रम को लेकर चर्चा चल रही है। साथ ही साथ सभी को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी मोदी के नेतृत्व में इसकी अलायंस पार्टी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। पिछले साल की तरह से करनाल शुगर मिल और ज्यादा लाभ में रहे। पिछली बार लगभग 18 करोड़ का जो है शुगर मिल ने मुनाफा किया है, करनाल शुगर मिल ने। और अब की बार टारगेट 30 का है, डबल का है। हम चाहते हैं खूब अच्छे तरीके से जो बाई प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं बहुत अच्छे से इसमें उनकी क्वालिटी भी और भी सब मिल करके इसमें काम करें और बहुत अच्छे से शुगर मिल जो है किसानों के साथ जो इनका आपस में प्यार प्रेम है। आपने देखा, मैं यहाँ पर खड़ा होकर के मैंने पूछा कि किसी की कोई परेशानी तो नहीं। एक भी किसान ने ये खड़ा होकर नहीं कहा कोई मेरी कोई परेशानी है। सब ने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से करनाल शुगर मिल काम कर रही है, खुशी की बात है। करनाल के तेज गेंदबाज अंशुल कॉम्बोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। करनाल में एकेडमी में पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। अंशुल ने 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। वो अब मशुक्ता अली ट्रॉफी खेलने जाएंगे। वो दिलीप ट्रॉफी के भी एक पारी में 8 विकेट ले चुके हैं। टीम इंडिया में खेलने के सवाल पर अंशुल ने कहा कि अपना बेस्ट देंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। ये स्टार्ट जब मैं 12 साल का तब मैंने एज अ प्रोफेशनली क्रिकेट खेलनी स्टार्ट करी थी। तो तब से यही माइंडसेट रहा है कि डे बाय डे जितना मेहनत कर सकता हूँ उतना मेहनत करूँ और अपने क्रिकेट को लेके फोकस्ड रहूँ, ज़्यादा इधर उधर ना भटकूँ और कोशिश करूँ कि जितना हो सके किसी भी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो कुछ भी सीखूँ और अपने आप को डे बाय डे बेटर करूँ। एक ही पारी में 10 विकेट लिए, ये बहुत बड़ी एक बात है खिलाड़ी के लिए है। मैं अंशुल कंबोज और उनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके जो कोच हैं उनको खेल सिखाते हैं उनको भी बधाई देता हूं और इस प्रकार से प्रेरणा बाकी खिलाड़ियों को भी उनसे लेनी चाहिए। आज अंशुल ने जो 10 विकेट लिया रणजी ट्रॉफी में, हम ये सेलिब्रेट किया हमने। तो ये रणजी ट्रॉफी में तीसरा बॉलर है जिसने ये कारनामा करके दिखाया है, एक अपने आप में कीर्तिमान है। शुभकामनाएं दी हैं, थैंकफुल है हम सर के, तो धन्यवाद करते हैं हम सर। कुछ और कहना चाहेंगे? बस अंशुल के लिए हमें यही कामना है कि जल्दी जल्दी उसके भारतीय टीम में मौका मिले।
वहीं हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में नए भवन के निर्माण को लेकर जमीन आवंटन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चर्चा के दौरान कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा का निर्माण एक गंभीर विषय है। इस पर सभी पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर एकमत अपनी बात रखनी चाहिए। इस विषय पर विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि वो सरकार के साथ है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में सभी दल इकट्ठे होकर अपनी बात रखेंगे। जो भी आप कहेंगे किन के साथ बैठना है और क्या हमने वक्तव्य देना, हम पूरा वक्तव्य देंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा गंभीर मामला है हरियाणा के लिए कि SYL का पानी हमारे किसान को मिले, जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए आगाह किया है कि ये पानी के ऊपर हरियाणा के किसान को मिलना चाहिए और वो मिलना चाहिए। मंगलवार को पंचकुला स्थित भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का महामंथन हुआ। सुबह से लेकर शाम तक एक के बाद एक कई बैठकें हुई। ये बैठक बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोले की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सीएम सैनी समेत विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशी भी शामिल हुए। अग्रणी भूमिका में जुड़ करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का काम ये हमारे विधायक भी करेंगे। पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण वो लगे हुए हैं। विधायकों से इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, आम जनमानस को साथ लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को गति से बढ़ाना है। और ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में तीसरी बार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद विधान परिसर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प पत्र उनके लिए वचन पत्र है, जिसपे हर एक वादे को पूरा करेंगे। साल 2014 से 2019 के संकल्प पत्रों के वादे को भी उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में वो अपना योगदान देंगे। 13 नवंबर से आज तक चले इस सत्र में 4 सीटिंग हुई हैं, जिसमें लगभग 27 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन माननीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण हुआ। इसके बाद इस पर सभी विधायकों द्वारा चर्चा की गई। हरियाणा के करनाल में गेहूं की बिजाई चल रही है और इस बार किसानों और वैज्ञानिकों के जरिए गेहूं की पैदावार ज्यादा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बार 115 मिलियन टन का लक्ष्य जो पूरे भारत का है, पिछले बार जो लक्ष्य था उसे किसानों ने पूरा किया था। पिछली बार 113.29 मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार हुई थी। जो सबसे ज़्यादा सीड इंडेंट में वैरायटी आई है हमारे पास, हमारे यहाँ की, वो है DVW 187, उसके बाद है DVW 303, फिर DVW 222 और एक वैरायटी जो बहुत उभर के सामने आ रही है, ज़्यादातर किसानों ने इस बार यहाँ पे इंडेंट किया है, वो है DVW 327। तो इसके अलावा 370, 71, 72 ये भी वैरायटीज काफी किसानों के बीच में। तो इसका क्या फायदा होगा, कितनी उपज हो सकती है, 1 एकड़ में कुछ आइडिया या किस तरीके से वगैरह क्या कुछ है? लक्ष्य इस बार का 115 मिलियन टन का है और इस बार जो फाइनल एस्टिमेट्स आए थे, चौथा एस्टिमेट वो था 113.29 मिलियन टन का। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी कंफर्टेबल सिचुएशन थी हमारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई इंटेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। इस नीति के तहत किसानों को वायर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200% मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही खेतों से गुजरने वाले लाइन के नीचे से भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट से 30% मुआवजे का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बड़े लंबे समय से किसानों की मांग थी कि उनके खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइनों के नीचे की जमीनों पर ना तो कोई फसल होती है और ना ही कोई उन्हें उचित मुआवजा मिल पाता है। एक पॉलिसी 9 जुलाई 2024 को हमने बनाई है, जो 66 kV या ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो जमीन और
जो तारें हैं उसके मुआवजे के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। मैं टावर के बेस के लिए जो ज़मीन की कीमत का हमने उसके अंदर ये निर्णय लिया है कि जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट का 2 गुना ज़्यादा उसका मुआवजा वो दिया जाएगा। और साथ ही टावर की जो तारें हैं उसकी चारों पिलर्स हैं टावर के, उसके 1 मीटर से फालतू दूरी तक भी जमीन गिनी जाती है। जहां पिलर लगते, 4 पिलर लगते हैं, उस पिलर से भी 1 किलोमीटर बाहर तक उसको गिनते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कई उद्घाटन किए। उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा का उद्घाटन किया, फिर कल्पना चावला की 11 फुट लंबी प्रतिमा का लोकार्पण किया। उसके बाद मंगल सेन ऑडिटोरियम में डॉक्टर मंगल सेन मूर्ति का उद्घाटन किया। मनोहर लाल ने अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे इस बात की संतुष्टि है कि अधिकारी एक एक काम को तेजी से आगे करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां कहीं भी उन्हें दिक्कत आती है वो ठीक करने के लिए आगे उच्च अधिकारियों के पास भेजते हैं। नए दायित्व के बाद एक काम जो मेंबर पार्लियामेंट को करना होता है वो सामान्यतः जब भी दिशा कमेटी गठित होती है उसके 3 महीने के अंदर करना होता है। जिले की दिशा कमेटी 10 नवंबर को गठित हुई और आज क्या है 19 नवंबर, आज 9 दिन के बाद ही मैं पहली ई दिशा कमेटी करने के लिए यहाँ अधिकारियों से मिला। डिप्टी कमिश्नर और अन्य सभी जिले के जो अधिकारी हैं लगभग 40 की संख्या में सब लोग थे और उनसे विभिन्न विषयों में 30 एजेंडा थे, तो 30 एजेंडा सबके ऊपर चर्चा हुई। सामान्यतः ये सब एजेंडे वही होते हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार की ओर से अनुदान मिलता है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।